जो भी हम धार्मिक अधिकारों की भी बात कर रहे हैं वो भी समानता पे आ जाएगी। पादरी को सैलरी मिलेगी, मौलवी को मिलेगी, तो आपके मंदिर में बैठे हुए जो पुजारी जी हैं उनको भी सैलरी मिलेगी। हर चीज इक्वल हो जाएगी। उसको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। ट्रिपल तलाक जैसी बातें तो आपने देखी ही हैं, हलाला जैसी बातें तो आपने देखी हैं, जहाँ पे एक महिला को फोर्स किया जा रहा हो एक रात के लिए जबरदस्ती किसी अननोन इंसान के साथ सोने के लिए या ऐसा करने के लिए, एक ऐसा नियम जिसमें कि एक काइंड ऑफ रेप होता हो। पाकिस्तान भूखा क्यों मर रहा है और उसके पास आटा भी खाने के पैसे नहीं है। पाकिस्तान में नोट छपते थे और यहाँ आते थे, आज उनका धंधा बंद है, इसलिए आज उनके पास में इतनी भूखमरी है कि वो आटा भी उधार लेकर के खाना पे मजबूर है। तो मुझे लगता है कि नोटबंदी एक अच्छा मूवमेंट था। एक पोस्टर रिवील हुआ था छत्तीसगढ़ में, मोदी जी रामलला का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, तो ये कितना सही था वो पोस्टर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रीट टॉक्स में। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे चैनल में हमारा प्रयास रहता है कि ऐसे गेस्ट को लेकर आए जिनका अपना एक्सपर्टीज़ हो, अपना अनुभव हो, और जब वो हमारे साथ शेयर करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा ऐसी इंसाइट्स मिलती हैं जो हमें रेगुलर न्यूज़ से या और सोशल मीडिया से नहीं मिलती। और इसी प्रयास के साथ जो आज की हमारी गेस्ट हैं उनकी इतने सारे रोल्स हैं। टू स्टार्ट विथ, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो डिबेट पैनलिस्ट हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एमएनसी में बाहर रह के 14 साल काम किया है, वो कैनेडियन हिंदू फाउंडेशन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स की वो फाउंडर हैं, और बेटी फाउंडेशन की वो ब्रांड ऑफ एम्बेसडर है। और इतनी सारी जब उनके पास ये सारे रोल्स हैं प्ले करने के लिए, उनका जो राजनीति को लेकर, जो समाज को लेकर, जो औरतों को लेकर जो विचारधारा है वो वाकई ही सुनने लायक है। हमने उनको सुना और हमारी बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी कि हम उनको रीच आउट करें और उनके साथ एक कॉन्वर्जेशन करें। तो मैं वेलकम करती हूँ हमारी गेस्ट मिसेस जिया मंजरी को। और आज की जो कॉन्वर्जेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ये एंड तक पॉडकास्ट ज़रूर देखिए। एंड हियर इट गोस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू स्ट्रीट टॉक्स एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी टू हैव you, ma'am. So thank you so much for coming. Thanks, Divya. First of all, I really love the name and the concept. Street Talks. Yeah. Whether Stree is talking or about Stree, something you are talking and discussing, and like Stree is taking initiative. That is most important present era, and that vibe which I have got. That's why I'm here today. Thanks a lot for inviting me. So let's start, ma'am. We know so much about you. हम आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताइए कि क्या है, कैसे आपने डिसाइड किया कि आप ना पॉलिटिक्स में आएंगी, आप एक एनालिस्ट बनेंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट बनेंगी, और बहुत सारी चीज़ें जो आप करती हैं, तो उसके बारे में बताइए मैम। So let me tell you about myself. Like, my life was always an unplanned venture. Never ever planned anything. So being a political analyst, never decided to be in politics, and I was a very simple, normal girl, as a small city girl used to be, and thoughts were कि बहुत ही साधारण सा जीवन जीना है, नॉर्मल जैसे देखते हैं अपने परिवारों में, घर में मम्मी को जीते हुए। उसके बाद में अचानक से मैं अपने नानी के यहाँ शिफ्ट होती हूँ, फिर मैं जॉब ज्वाइन करती हूँ। प्लान नहीं था वो, और बीइंग फ्रॉम वेरी रिजिड बैकग्राउंड एंड ऑर्थोडॉक्स फैमिली, मेरे घर में भी कोई तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए कि मैं घर से बाहर निकलूं और जॉब करूं या कुछ भी करूं। माय फादर वाज वेरी रिजिड। सो ये भी प्लान नहीं था कि जॉब करना है, ये भी प्लान नहीं था कि किस फील्ड में जॉब करना है। आई स्टार्टेड वर्किंग विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ड्यू टू हार्ड वर्क में मुझे IT में जॉब मिला। इनिशियली जो मेरा फर्स्ट जॉब था, I started at that time. Wipro was the third IT companies in the world. वहाँ से मेरे करियर का टेक ऑफ स्टार्ट होता है। I always want, हम आज की डेट में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। मैं आज से 10 साल पहले के आत्मनिर्भर भारत की सोच रखती थी। मे बी मेरी थॉट बहुत प्रोग्रेसिव थे उस समय के अनुसार। तो मुझे लगता था दैट आई शैल अर्न फॉर माई सेल्फ, आई शैल डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई शैल नॉट बी बर्डन। तो इसलिए मैंने सोचा कि
मुझे कुछ करना चाहिए, घर वालों के अगेंस्ट जा कर के मैंने जॉब की। लगभग 14 इयर्स तक मैंने जॉब किया। एंड मीन वाइल आई वॉज वर्किंग फॉर women empowerment and women safety and medical issues of women, like you can say menstruation issues of women, hygiene issues of women। इन सब के बारे में मैं काम करती रहती थी जब मैं जॉब कर रही थी तभी। यू नो कि MNCs के अंदर इस प्रकार की चीज़ें चलती है। देयर इज़ अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जिसके अंदर सोशल अवेयरनेस, सोशल कैंपेन्स होते हैं। तो आई वॉज वन ऑफ द लीडिंग पर्सन इन दैट। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आप IT में थे वो जिया मंजरी और जब आप पॉलिटिक्स में आए वो जिया मंजरी, खुल के जिया मंजरी कहाँ आई है? पॉलिटिक्स वाली जिया मंजरी या फिर IT वाली जिया मंजरी? देखिए, जीवन में ना हर समय कुछ कुछ पड़ाव आते हैं, लोग बदलते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट? चेंज इज कांस्टेंट, राइट। सो चेंज। और ऐसा नहीं है कि इंसान आज के समय में कुछ है तो वो बदल गया, वो वही इंसान है। जीवन के पड़ावों के अनुसार उसमें परिवर्तन आते हैं। तो परिवर्तनशील व्यक्ति ही एक्चुअली में एक्चुअल इंसान है। जो रुक गया, उस रुके हुए पानी में भी स्मेल आने लगती है। True, true, ma'am. So I would say कि I have lived all the phases of my life। जब मैं IT में थी तब भी मैंने बहुत अच्छे से काम किया, जो भी मुझे काम मिला, और पूरी सजगता से काम किया। उस पल को भी मैंने बहुत एंजॉय किया, और अभी भी मैं जो काम करती हूँ उसको मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। सो बीइंग अ वुमन, आपका स्ट्रगल क्या रहा पॉलिटिक्स में आने के बाद? बिकॉज जो मेरी समझ है, जो जिस तरह के समाज में हम रहते हैं, तो शायद औरतों को कहीं ना कहीं एक पिछड़ा दर्जा दिया जाता है, आदमियों को ज़्यादा आगे किया जाता है। एंड स्पेशली जब मैं पॉलिटिक्स की बात करूँगी तो पॉलिटिक्स में आई थिंक आदमियों को ज़्यादा आगे किया जाता है, औरतों को उतना नहीं पूछा जाता। तो इसमें आपके स्ट्रगल क्या थे कि आपको देश सेवा भी करनी है और आपको इन सारे स्ट्रगल्स के साथ आगे बढ़ना है? देखिए, हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, अच्छाई और बुराई होती है। हम जब बात करते हैं पॉलिटिक्स में विमेन की, तो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में विमेन का आना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शक्तिशाली महिला है, अगर वो खुद में संयम रख पाती है और अच्छे से काम कर सकती है, जुझारू है, तो पॉलिटिक्स इज़ द प्लेस वेयर यंग वुमेन शैल कम। दूसरी बात कि जब हम बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आई, तो माइंडसेट जो है, जो आप बात कर रहे हैं माइंडसेट का, उस माइंडसेट में ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स अच्छी जगह नहीं है, महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। लोग अपने परिवार की महिलाओं को, बेटियों को, बच्चियों को, मतलब किसी भी महिला को जाने से रोकते हैं, क्योंकि मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स बताते हैं। लेकिन मेल डोमिनेटेड तो सोसाइटी भी रही है हमारी पिछले कुछ दशकों से, कुछ समय से। हमें उसको चेंज करना है। रिफॉर्म्स जब भी आते हैं तो रिफॉर्म्स इसी तरीके से आते हैं। तो जैसे आपने ज्वाइन किया जब पॉलिटिक्स, या आप जब सभाओं में जाना शुरू किया, आपने डिबेट्स में जाना शुरू किया, आप उसके अलावा आप जैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, आप किस तरह से इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं? मतलब लाइक आपका कोई NGO है, या फिर आप डायरेक्टली आपको बुलाया जाता है किसी डिबेट में, उसमें आप अपने ओपिनियंस रखती हैं? किस तरह से आप अपने ओपिनियंस के साथ साथ समाज की सेवा करने में, जहाँ पे आपको ये लगता है कि भाई मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जा सकती हूँ? तो डिबेट्स एक प्लेटफॉर्म है, दूसरा प्लेटफॉर्म आपका क्या है जिसके थ्रू आप समाज सेवा कर रही हैं? बिल्कुल, सनातनी युवा वाहिनी नाम से मैं एक संगठन चलाती हूँ, जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। और इसमें हम युवाओं से, महिलाओं से संवाद करते हैं, जगह जगह जा कर के, जगह जगह सभाएं करते हैं। सभाओं में लोगों से चर्चा करते हैं, उनके विषय समझने का प्रयास करते हैं और उनके विषय को सुलझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा कि देयर इज़ बिग गैप, जो पिछले, मुझे ऐसा लगता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब से लेकर के भारत को स्टेबल होने में बहुत समय लग गया। एंड एवरीवन वाज फाइटिंग अ बैटल फॉर द स्टेबिलिटी, फॉर द फ्लरिशनेस। लोगों को इतना समय नहीं मिला कि वो अपनी हिस्ट्री, अपने रिलीजन को ढंग से पढ़ पाएं। तो बच्चों के अंदर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं उस चीज़ों को लेकर के। तो हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम उनसे मिलें, उनकी जिज्ञासाएं शांत करें। दूसरा कि मंदिरों का जागरण,
पहले क्या होता था, पहले टेम्पल इकोनॉमी होती थी, पहले टेम्पल इकोसिस्टम होता था। तो मैंने ये टॉपिक उठाया हुआ है और काफ़ी समय से उठाया हुआ है, जिसको मैं काम कर रही हूँ कि टेम्पल इकोनॉमी वापस आनी चाहिए। पहले के समय में टेम्पल वॉज अ कम्युनिटी सेंटर फॉर पीपल। उसके आसपास जितने भी लोग रहते थे, कोई भूखा नहीं सोता था। जैसे आज की डेट में अगर गुरुद्वारा पास में है तो आप भूखे नहीं सोओगे, वैसे ही टेम्पल हुआ करता था। खाने के लिए सब चीज़ें मिलती थी, दवाइयाँ उपलब्ध होती थी, वहाँ पे कला संस्कृति सिखाई जाती थी। सारी चीज़ों को दोबारा रीडेवलप करना चाहती हूँ मैं, और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो ये एक मोटिव है सनातनी युवा वाहिनी का। उसके बाद में कैनेडियन हिंदू फाउंडेशन की मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, और वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स विच इज थिंक टैंक। तो इस थिंक टैंक में बहुत सारे US, UK और कनाडा के लोग हैं, जो वहाँ से सोशली क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, हम सभी मिलकर के इस पे विचार करते हैं और इस पे डिस्कशन करते हैं, और सभी जगह जहाँ जहाँ पॉइंट्स रेज करने होते हैं हम काम करते हैं। मैम, अभी हम इतिहास की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम ऑडियंस को आप बताएं कि पास्ट में कब हमें ज़रूरत लगी, मतलब कहते हैं ना कि नींव का पत्थर रखा गया जिस वजह से ये महिला सशक्तिकरण आया। उस वक्त क्या आवश्यकता है हमारे सामने है कि हमने एक सोचा कि ये लैंडमार्क इवेंट होगा, तो आप बताएंगे। देखिए, सशक्तिकरण जो महिला का है, ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। वेस्ट में महिलाएं सशक्त नहीं थी। वेस्ट में महिलाओं की सहभागिता उनके सोशल सिस्टम में नहीं थी। चर्च में पोप का वर्चस्व था, मदरसों में और मस्जिदों में मौलवी और मौलाना का वर्चस्व था। महिलाओं का वर्चस्व वेस्ट में कहीं नहीं था। लेकिन हमारे देश में आते ही ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। ये डेफिनेशन डजंट एग्जिस्ट एंड डजंट वर्क हियर। महिला सशक्तिकरण, जी, सशक्तिकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये एक प्रश्न बनता है। क्योंकि आप देखें, जब आक्रांता जब यहाँ पे आए, उस समय महिलाओं की स्थिति दीनता में बदली। महिलाओं का घर से बाहर निकलना बंद हुआ, क्योंकि जब वो बाहर निकलती थी तो उनका अपहरण होता था, उनको उठा के ले जाते थे। इस कारण से उनकी एजुकेशन बंद हुई, इस कारण से पर्दा सिस्टम आया। इन्हीं वजह से सारे हिंड्रेंसेस स्टार्ट हुए। तो वहाँ से जो कुरीतियाँ आई, महिलाओं को पहले जला देते थे उनके हस्बैंड के साथ में, राइट। वो क्यों होता था? बिकॉज एक अकेली स्त्री जब बचती थी तो उसके साथ में कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। उसको संभालना रखना एक परिवार के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती थी उस समय। तो वो जो कुरीतियाँ आई, उसके लिए आज की डेट में रिफॉर्म्स चाहिए। लेकिन भारत की इतिहास में अगर हम बात करें तो आप पंचकन्याएं सुनी होंगी आपने, कुंती, गार्गी, बिल्कुल मैम, आपने तारा, ठीक है, आपने सुना होगा। आप देखिए कि पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, या गौतम ऋषि की जो वाइफ थी अहिल्या, उनके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए। जैसे कि आज का फेमिनिज्म बात करता है कि हम किसी फीमेल के बारे में जब बात करते हैं तो उसके चरित्र के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। आप इन सभी पंचकन्याओं का जीवन शैली उठा के देखिएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे ड्रामेटिक सीन्स हैं, ऐसी चीज़ें आई थी, लेकिन फिर भी उनको पंचकन्या बोला गया। और आज की डेट में भारत की वो सभ्यता है कि सुबह उठ के अगर आप उन पंचकन्याओं का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि दिन बहुत शुभ जाता है। वहीं पे बात करते हैं स्वयं प्रभा की। स्वयं प्रभा एक ऐसी स्त्री थी जबकि जो स्वर्ग के लिए एक द्वार जाता था उसकी रक्षा करती थी। और जब हनुमान जी ढूंढते हुए सीता जी को भूल गए थे रास्ता और वहां जंगल में पहुंच गए थे, तो स्वयं प्रभा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके उनको रास्ता बताया था। तो भारत में स्त्रियां बहुत सशक्त रही है। हाँ, ये पुनर्जागरण हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वेस्ट से आई हुई कुरीतियां आज भी, फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम इक्वालिटी और फेमिनिज्म को एक साथ नहीं रख सकते। कहीं पे आप शक्तिशाली हैं और कहीं पे फिर आप अबला बनना चाहती हैं, क्या तो लड़िए। आपने बहुत अच्छे से भी फेमिनिज्म की बात की है। बहुत लोग आजकल बात कर रहे हैं फेमिनिज्म के बारे में। मैं आपसे सही मायने में जानना चाहती हूँ कि एक सच्चा फेमिनिस्ट कौन होता है, व्हाट इज, और आपकी ओपिनियन में फेमिनिज्म क्या है? The definition of feminism as per my understanding of youth is at this time कि एक लड़की जो कि घर से बाहर निकल रही है और सिर्फ पैसे कमा रही है, वो स्ट्रांग है।
विच इज़ रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में सिर्फ पैसे कमाना ही लक्ष्य नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लेकिन वो आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इतना कष्ट में रहते हैं कि वो एट द एंड ऑफ द डे एट टाइम्स सुसाइड कमिट करने की भी प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा मेंटल हेल्थ ऑफ द यूथ ऑफ इन करेंट इंडिया इज़ नॉट दैट गुड। तो मुझे लगता है कि सभी पक्षों को साथ लेकर के चलना और अच्छे से हर ड्यूटी को निभाना, वो ही फेमिनिज्म है। आपने देखा होगा आजकल जो लड़कियां फेमिनिज्म की बात करती है या जो लड़के फेमिनिज्म की बात करते हैं, वो एक मुद्दा बना के रख लिया है उन्होंने, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग, सशक्तिकरण क्या एक ही दिशा में हो सकता है? देयर हैज टू बी ओवरऑल एम्पावरमेंट। तो वो ओवरऑल एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है? मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, 4 स्तंभ हैं एक जीवन के। उन चारों को स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि इट इज़ ट्रू फेमिनिज्म। हम जब बात करते हैं कपड़ों की, कई बार ऐसे इश्यूज आते हैं कि हमारे कपड़े नहीं, आपकी नज़रें गंदी हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप एक बात बताइए, आप स्कूल में क्या ड्रेस पहन के जाती हैं? स्कूल ड्रेस पहन के जाती हैं? आप कहाँ पे क्या पहने, उस जगह का माइंडसेट क्या है? आप जिस भी जगह जा रही हैं उस जगह का माइंडसेट क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहने। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी गलत है कि किसी व्यक्ति का नज़रिया ऐसा हो कि वो आपके ऊपर अटैक करे या कुछ करे, और it is not, you know, your clothes are not giving invitation to anyone, but at the same time अगर आपको पता है कि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे रात में लूटपाट होती है, तो आप उस एरिया में रात में नहीं जाते हो। देयर आर सेवरल प्लेसेस की जो बहुत सेफ होती है, वहाँ पे आप जो भी कपड़े पहन के जाओ। तो एक फेमिनिज्म के अंदर जो कह दीजिए कुछ ऐसी चीज़ें जो महिलाओं को ही नुकसान पहुँचा रही हैं, उन चीज़ों पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है विचार होना चाहिए, और महिलाओं द्वारा विचार होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की परेशानियां महिलाएं ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी और उसको इलाबोरेट कर पाएंगी और उसका हल निकाल पाएंगी। मैम, तो जो कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रतिस्पर्धा किसके बीच में होती है? प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन किसके बीच में होता है? सेम स्पीशीज के बीच में होता है ठीक है। और आप जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारा चीज़ें ऐसी देखती हूँ। इट्स ऑल अबाउट बीइंग ह्यूमन, कि हम वैल्यूज़ क्या रख रहे हैं। किसी की फैमिलीज में अगर वैल्यूज़ अच्छी रखी जाती हैं तो मुझे लगता है वो किसी मेल या फीमेल के लिए प्रोग्रेसिव ही सोचेगा या सोचेगी और अच्छा ही करेगा या करेगी। तो महिला की दुश्मन है ऐसा सोचना, मुझे लगता है कि इस पे ये एक ड्रामेटिक डिबेट है राइट। और मैम फिर जैसे आप बात करती कि सोसाइटी में क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे सोसाइटी में वो चेंज आए और वो सही मायने में समझे एक महिला की वैल्यू, या उसको भी वो इक्वालिटी की उस तौर पे दिया जाए उनको भी वो राइट्स। तो सोसाइटी में ऐसे क्या चेंजेस आने चाहिए? ये सिर्फ महिला ही कर सकती है। आप एक बात बताइए, आपके घर में आपकी मम्मी ने आपको खाना बनाना सिखाया था? क्या कह के सिखाया था? ये कहकर तो सिखाया था कि आगे जाओ, यही तुम्हारे काम आएगा। ठीक है। आपका भाई होगा, आप उसको सिखाया था? नहीं, उसको भी सिखाया था वैसे मेरे घर में तो। दैट्स गुड। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली लड़कियों को बोला जाता है खाना बनाना तो आना चाहिए, आगे क्या करोगी, ठीक है। और वही लड़का जाकर के शेफ बन जाता है कहीं पे, और वो घर में खाना नहीं बनाता है लेकिन होटल में जाके खाना बनाना पसंद करता है। तो मॉरल वैल्यूज आर पुट बाय मदर। महिला ही घर की नींव और घर के संस्कार रखती है, और मुझे लगता है वहीं से कोर चेंजेस आएंगे। इस प्रकार की बातें जब राजनीतिक क्षेत्र में मैं बात करती हूँ तो कई बार महिलाएं खड़ी होकर के बोलती हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो वहाँ पे मेरा काउंटर हो जाता है कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बनाई किसने? आपने ही तो बनाई है। जब आपकी बच्ची और बच्चा पढ़ रहा होता है तो आप बच्ची को बोलते हो पानी देना, बच्चे को नहीं बोलते। तो वो चेंजेस आने पड़ेंगे, और इट इज़ गुड एंड हेल्दी फॉर मैन ऑल्सो। मुझे लगता है इमोशनली मैन सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि उनको कोई समझता नहीं। उनको इतना स्ट्रांग होने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए दिखाया जाता है कि वो
कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को भी सबगेट करते हैं, वो बताते नहीं हैं, और इससे क्या होता है, एंगर डेवलप होता है, और दैट एंगर गोज आउट ऑन पीपल। आपको ईव टीजिंग करने वाले लड़के जो मिलेंगे बाहर, आप उनको कभी बिठाइएगा और उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करवाइएगा तो वो रोने लग जाएंगे। उनमें ताकत नहीं होती, बहुत कमज़ोर होते हैं वो मन से। तो इस प्रकार की वैल्यूज़ जो है ये फैमिली में दी जाए महिलाओं द्वारा, तभी परिवर्तन आएगा रूट लेवल से। मैम, जैसे कि अभी आपने बोला ये चीज़ कि आदमी कमज़ोर है कहीं ना कहीं इमोशनली, मेंटली औरत के मुकाबले, तो मैम एक वर्ड है वुमेन इक्वालिटी। तो मैं इस चीज़ से ये समझना चाहती हूँ कि फिर हम वुमेन इक्वालिटी की मांग क्या है। मतलब हम ये मांग करते हैं कि वुमेन इक्वालिटी चाहिए हमें, वो यहाँ पे कैसे फिट होगा? उस इंसान, वो जो आदमी है वो भी तो वही चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है जो औरतें कर रही है। उसके स्ट्रगल थोड़े से डिफरेंट है, उसके स्ट्रगल थोड़े से डिफरेंट है। फिर मैन इक्वालिटी की बात क्यों नहीं होती है, सिर्फ वुमेन इक्वालिटी की बात क्यों होती है? इक्वालिटी का जो डेफिनेशन है वो महिला और पुरुष के बीच की इक्वालिटी की बात हो ही नहीं रही है। बात हो रही है अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, बात हो रही है राइट टू एजुकेशन की इक्वालिटी, बात हो रही है राइट टू चूज योर प्रोफेशन, राइट टू वर्क की इक्वालिटी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की इक्वालिटी की बात हो रही है। द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन एंड द कन्फ्यूजन अमंग्स द पीपल इज कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो पुरुष और महिला की तुलना होने लग जाती है। एट द सेम टाइम पुरुष के बिना महिला और महिला के बिना पुरुष तो संसार ही नहीं चलेगा। दोनों, it's a sense of you can say coexistence is important and co-respect is important। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को प्रेम करें, और एक दूसरे के साथ कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं वो बहुत आवश्यक है। यहाँ पे महिला और पुरुष में कोई रेस हो ही नहीं सकती। और ऑफ कोर्स महिला एक क्या दो सेंस में आगे है। महिलाओं के सेंस बहुत ज़्यादा आपको भी मालूम है। यू मस्ट बी हैविंग 6 सेंस कि कोई आपको बुरी नज़र से देखता है तो भी आपको पता चल जाता है, राइट। सो सेंसिबली इवन आप देखेंगे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि महिलाएं जो हैं वो अपनी एज से छोटे होते भी 5 साल आगे की सोचती हैं, तो मोर विजनरी होती है जितने कि मैन नहीं होते। सेम टाइम गिविंग बर्थ इज द बिगेस्ट पावर। शी इज एक्चुअली गिविंग बर्थ टू अ वर्ल्ड, अ न्यू होल वर्ल्ड। वो जो बच्चा होता है वो स्वयं में एक संसार होता है, राइट। तो इक्वालिटी की बात जब हम करेंगे तो मैं आपके व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ की इक्वालिटी की बात हो रही है कि लड़कियों को पढ़ने दिया जाए, उतनी ही आज़ादी दी जाए पढ़ने की, जॉब करने की, काम करने की, जितनी की पुरुषों को दी जाती है। मैम, ये इक्वालिटी हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी है, हमारे जुडिशरी में भी इक्वालिटी है? बिल्कुल। देखिए अभी तो कितने वर्ष से आप देख रहे हैं कि जुडिशियल सिस्टम इन द सेंस कि वहाँ पे कोई विमेन रिजर्वेशंस एज सच नहीं है कि होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जॉब्स में तो रिजर्वेशंस है ना विमेन के लिए, और वो रिजर्वेशन क्यों चाहिए, इम्पॉर्टेंस ये है आज की डेट में कि विमेन रिजर्वेशन वाई इट इज़ नीडेड। इट इज़ नीडेड बिकॉज कि कई बार आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार जब ये देखते हैं कि महिलाओं की वजह से घर में इनकम आ सकती है, तो वो उनको जॉब के लिए पढ़ने देते हैं, उनको काम करने देते हैं कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं। तो इसलिए ये इस प्रकार के रिजर्वेशंस है महिलाओं के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी रिजर्वेशन 10 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। एक स्थिति होनी चाहिए जहाँ पे उसको स्टॉप कर देना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में महिलाएं ज़्यादा जॉब कर रही होंगी और पुरुष कम जॉब कर रहे होंगे, जहाँ पे अगेन द मेंटल हेल्थ ऑफ द मैन विल बी हर्ट एंड डिस्टर्ब्ड, एंड द आउटकम ऑफ दैट अ वुमन हैज़ टू फेस। मैम, जैसे कि आप पॉलिटिक्स में हैं, आप बहुत टाइम से आप एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, तो कुछ सवाल मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछना चाहूँगी अब आपसे, क्योंकि अभी लहर है इलेक्शन की। तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि मैम किस तरफ उठ बैठेगा इस बार, आपको क्या लगता है? देखिए पूरा देश राममय हो रखा है, तो
मुझे तो यही लगता है कि जनता राम को याद करके जिसको भी वोट डालेगी वो जीतेगा। ओके मैम, राम जी की अगर आपने बात की है तो उनसे रिलेटेड एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी सा एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे। मैम, शंकराचार्य जी ने जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि प्राण प्रतिष्ठा उन्हें करनी चाहिए जिनके हाथों में सिद्धि है। जो लोग इतने सालों साल से एक सिद्धि प्राप्त करके बैठे हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, आई थिंक उन्हें वो मौका मिलना चाहिए था या उन्हीं के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी बजाय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के। आपका इसमें क्या कहना? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। प्राण प्रतिष्ठा कोई किसी मूर्ति में किसी आइडल में प्राण आ जाएगा ऐसा नहीं है। आप अपने प्राण उसके अंदर दे रहे हो, मतलब आप अपने प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हो, अपनी आस्था प्रतिष्ठित कर रहे हो। अब हम बात करते हैं कि धार्मिक रूप से जो इस प्रकार का बयान आया या शंकराचार्य जी की प्रतिक्रिया रही, देखिए भारत जो है वो एक इमोशनल राष्ट्र है। मैंने इससे पहले भी आपसे चर्चा की थी। और अगर भारत जागृत है तो उस जागृत भारत की इच्छा क्या है वो देखना बहुत आवश्यक है। वो किसे चूज कर रहा है, वो जागृत भारत किसे चूज कर रहा है, किस काम के लिए, ये देखना बहुत आवश्यक है। साथ ही में सिद्धियों की यदि हम बात करें तो आज के समय में सिद्धि, इस प्रकार की कोई सिद्धि होना कि कोई ब्लैक बोर्ड छू करके किसी और को इंसान बना दे या किसी पत्थर को इंसान बना दे, ऐसी कोई सिद्धि अभी किसी के पास नहीं है। हम कलयुग में जी रहे हैं। और आपको मैं याद दिला दूं कि चाणक्य के समय में जब चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया गया था तो बहुत सारे ऐसे विद्वान पंडित और बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग खड़े हुए थे कि आप एक छोटी जाति के व्यक्ति को राजा मत बनाइए। लेकिन जब भी कोई विजन के साथ काम होता है तो मुझे लगता है समानता के लिए, देश की निष्ठा के लिए, देश की इच्छा के लिए उसको करना आवश्यक होता है। और कुछ एक दो लोगों से ही उसका विरोध हुआ, संपूर्ण जनता द्वारा उसका विरोध नहीं किया गया। तो हम अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन की या आपके विचार की, तो मुझे लगता है कि देश इसके लिए अग्री था। तो करोड़ों लोग जिनकी आस्था राम में है वो ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यजमान बने। प्रतिष्ठा तो तब भी पंडितों द्वारा ही की गई, पुजारियों द्वारा ही की गई, लेकिन यजमान बने थे वो। मैम, एक पोस्टर रिवील हुआ था छत्तीसगढ़ में। उस पोस्टर में मोदी जी रामलला का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। तो मैं राम जी को फॉलो करती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे लिए वो देखना अपने आप में एक बहुत अजीब सा एक मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि मोदी जी के कारण रामलला वहाँ पे विराजित हुए। तो ये कितना सही था वो पोस्टर, क्योंकि उस पोस्टर पे बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े। तो वो ऐसा लग रहा था कि ये राम मंदिर एक एजेंडा है वोट्स पाने का, और मोदी जी रामलला को लेके जा रहे हैं वहाँ पे विराजित करने के लिए। तो वो कितना सही था। थोड़ा सा पीछे जाते हैं इतिहास में। हमारे जितने भी देवालय थे उनकी रक्षा किन्होंने की? क्षत्रियों ने की जी। हमारे जितने भी तीर्थ थे, स्थल थे, उनका पुनर्निर्माण किसने करवाया? क्षत्रियों ने करवाया। क्षत्रिय कौन है? जो राज कर रहा है, जो राजा है, जो सीमाओं का संरक्षण कर रहा है, राज्य व्यवस्था देख रहा है। इस समय के राजा कौन है? मोदी जी। तो वो राम जी को लेकर के नहीं जा रहे हैं, वो इस भारतवर्ष की आस्था का संरक्षण कर रहे हैं। राम आस्था का विषय है। उन्होंने इस आस्था को संभाला, उस आस्था को बचाया, उस आस्था का संरक्षण किया, जो कि उनका कर्तव्य है, तो उन्हें करना चाहिए। मैं इसमें ये एक और मेरा सवाल निकल के आ रहा है मंदिर को लेके कि मंदिर पूर्ण नहीं हुआ था, उस वक्त पूरा नहीं हुआ था।
मंदिर के बिगर पूरा हुए, ये मुझे क्या बहुत सारे ऐसे युवा पीढ़ी हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट पाने की राजनीति थी। ये प्राण प्रतिष्ठा मंदिर पूरा होने के बाद भी हो सकती थी। क्या मंदिर पूरा होने तक का वेट नहीं किया जा सकता था? तो ये मेरा सवाल है मैम, और ये बहुत सारी जनता का सवाल है भारत की। मंदिर कोई हॉस्पिटल या स्कूल नहीं है जिसका कि इनॉग्रेशन होगा, कि उसके बन जाने के बाद उसका इनॉग्रेशन होगा। गर्भगृह तैयार था, और आप जब अपने घर में जाते हो, स्वयं के घर में, अगर वो घर में आपके रहने लायक जगह बन जाती है तो क्या आप बाहर रहते हो? आप अपने घर में ही रहते हो ना जी। तो ये बोलना, ये दिमाग में लाना, ये इस प्रकार का विचार करना कि मंदिर पूरा नहीं हुआ था और उसका मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जी। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं। लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा गृह प्रवेश जो आप बात कर रहे हो, आप गृह प्रवेश की बात कर रहे हो, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ भूमि पूजन की बात होती है, ठीक है, तो आप जो बात कर रहे हो वो इनॉग्रेशन की बात कर रहे हो। इनॉग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। रामलला क्या तब तक टेंट में ही बैठे रहते जैसे वर्षों से बैठे हुए थे, छप्पर लगा करके पन्नी के ऊपर के नीचे, बारिश में भीग रहे थे, धूप में तप रहे थे? क्या वैसे ही रखा जाता उनको? मतलब जैसे सम्मानजनक उनके लिए जैसे ही स्थान बन गया, उनको वहां पे सम्मान के साथ विराजित कर दिया गया। मैम, इतना ब्यूटीफुल आंसर मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला। जैसे अभी आपने बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया राम मंदिर से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि आज भी हम भारत में रहते हैं जहाँ पे रिलीजन ग्राउंड को यूज़ करते ही वोट मांगे जाते हैं, और बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो उसको अपना प्राइमरी ग्राउंड लेके चलती है। और आज भी हिंदू मुस्लिम वोट बहुत ही हद तक मुझे लगता है कि कोई भी जो वोटर है उसको इन्फ्लुएंस करता है कि वो वोट किसको दे। तो कितना आपको क्या लगता है कि कितना सही है, या और ऐसा क्यों होता है, आज भी एग्जिस्ट क्यों करता है? देखिए, राजनीति और धर्म का बहुत पुराना तालमेल है, बहुत पुराना जुड़ाव है, और आज के समय में भी है। हम भारत की नहीं, भारत के बाहर की राजनीति की भी अगर बात करते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में भी जब आप यूएई जाते हैं तो वहाँ के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो किस अनुसार बने हुए हैं? वो कुरान के अनुसार बने हुए हैं। हम अगर यूके जाते हैं तो क्राउन किसके अंडर आता है? वेटिकन चर्च, राइट? चर्च हैज टू डिसाइड व्हाट क्राउन विल डू, क्राउन इज फॉलोइंग दैट। तो हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत का स्वयं क्या है, भारत का स्वयं का क्या है, भारत स्वयं में क्या है? भारत एक धार्मिक राष्ट्र है, और जो बहुत पहले से है। हमने सभी को समानताएं दी, हमारे देश में आने पर सभी को सुरक्षा दी, सभी को खाना दिया, सभी को रहने के लिए दिया, सभी का स्वागत किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी व्यवस्थाओं पर आकर कब्जा कर लिया जाए। व्यवस्था तो हमारी ही रहनी चाहिए ना। मैम, फिर डेमोक्रेसी वर्ड क्यों यूज़ करते हैं हम अपने भारत के लिए? देखिए, राजतंत्र का अर्थ होता है कि राजनीति किस प्रकार से चलाई जाए। धार्मिक रूप से राजनीति होनी चाहिए, धर्म अनुसार राजनीति होनी चाहिए, लेकिन किसी देश का कुछ नेचर तो होगा ना। हम कभी क्या बोलते हैं कि अमेरिका एक जागृत राष्ट्र है, कभी आप बोलते हैं क्या कि ऑस्ट्रेलिया एक जागृत राष्ट्र है, कभी आप बात करते हैं कि चाइना एक जागृत राष्ट्र है। वो सभी कम्युनिस्ट विचारधारा के थ्रू काम करते हैं, जिसके अंदर मनी इज एवरीथिंग। हमारा राष्ट्र बहुत अलग प्रकार से ऑपरेट करता है, जो इस वर्षों से करता आया है। यहाँ के लोग इमोशनल हैं और पूरा राष्ट्र भी इमोशनल है। तो ये समझना पड़ेगा कि उनके विचार, उनकी आस्थाएं किस तरफ जा रही हैं या किस तरफ थी। तो जब हम बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम होता है, हिंदू मुस्लिम अब नहीं हो रहा है, बहुत पहले से होता आ रहा है। यदि मैं आपके घर पे आके कब्जा कर लूँ या आपके बिजनेस पे आके कब्जा कर लूँ और आपकी प्रॉपर्टी पे आके कब्जा कर लूँ, और मेरे को ये अधिकार हो कि आप जाकर के कोर्ट में FIR नहीं रजिस्टर, वो केस नहीं रजिस्टर कर सकते,
तो आपको क्या लगता है, आपको दबाया जा रहा है या नहीं दबाया जा रहा है? वक्फ बोर्ड क्या करता है? वक्फ बोर्ड अगर आपके घर पे आकर के आज की डेट में एक बोर्ड लगा दे तो आप उस केस को लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन लोग होते हैं? वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। उनका जज अलग, उनकी वकील अलग, उनकी अदालत भी अलग है, जहाँ पे कि आप अपनी ही चीज़ को छुड़ाने के लिए जाते हो। और ये वर्षों से बनाया हुआ रूल है। तो हिंदू मुस्लिम की अब बात हो रही है, अब बात हो रही है इक्वालिटी की। अब बात हो रही है कि अगर उनको इतना अधिकार है तो हमें अधिकार क्यों नहीं? तो मैम ये जो मौलानाओं को जो सैलरी मिलती है तो वो किस बिहाफ पे, किस बेस पे मिलती है? देखिए, माइनॉरिटीज़ कमीशन द्वारा उनके रिलीजन को बढ़ाने के लिए और उनके एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत पहले से ऐसे रूल्स बनाए गए थे जहाँ पे कि उनको एडेड लैंड मिलती है, उनके लैंड के ऊपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनको एड मिलती है, ग्रांट्स मिलती है, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नहीं दिए जाते। बहुत सारी ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हिंदूज़ के रिलीजन को बढ़ाने के लिए नहीं है। सबोगेट कर दिया गया उस राइट को, ठीक है। तो आप फिर हम जब आज की डेट में बात करें मौलानाओं को सैलरी, आप देखें कि अभी कुछ लगभग 1-1.5 साल पूर्व की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने मौलानाओं को की सैलरी काफ़ी बढ़ा दी, ऑलमोस्ट डबल कर दी। वहीं पे पुजारियों की सैलरी नहीं दी। क्यों नहीं दी? आप एक बात बताइए कि क्या वो पुजारी कैसे पैसे कमाएगा? क्या वो भी तो सेवा कर रहा है ना, वो भी एक धार्मिक फिर आप धर्म निरपेक्ष कैसे कह सकते हो? आप धर्म का ध्यान दे करके किसी को सैलरी दे रहे हो, फिर आप कहते हो कि धर्म निरपेक्ष। तो ये हमारे राजनेताओं को सीखना पड़ेगा कि ये चेंज करें खुद में। ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जाएगा। जब आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी लोगों के अंदर तो उसके रेसिप्रोकेशन जो है वो रिपरकशन होंगे और फाइट्स होंगी और दंगे होंगे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीज़ों पे कहीं ना कहीं नकेल लगनी चाहिए। मैम आपका मुस्लिम रिजर्वेशन को लेके क्या कहना है? मैं रिजर्वेशन के ही खिलाफ हूँ। इस देश में एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें, हॉस्पिटल्स फ्री होने चाहिए, आपकी सोशल सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। आप पढ़ने के लिए दीजिए ना किसी बच्चे को, आप मुफ्त कर दीजिए पूरी एजुकेशन। आप उनके स्कूल की फीस ही माफ़ मत करिए, उनके स्कूल तक पहुंचने का बंदोबस्त भी करिए कि हर बच्चा स्कूल जाए। उसके लिए आप उनको ट्रैवल के लिए भी मोड्स दिलवाइए। लेकिन आप इस प्रकार का जो अनइवन या इम्बैलेंस एक परफॉर्मर बनाए जा रहे हैं इतने समय से, वो बहुत गलत है। मुझे लगता है कि रिजर्वेशन बंद होना चाहिए। आर्थिक रूप से रिजर्वेशन अगर आपको कहीं देना है किसी को तो वो होना चाहिए। तो इसमें अभी जो हम आजकल सुन रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है यूसीसी, तो यूसीसी अगर लागू हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा देश को? बिल्कुल समान शिक्षा अधिकार हो जाएगा जी। ठीक है। हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले अपॉर्चुनिटीज़ की। जी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और इक्वल स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग्स एंड एजुकेशन होनी चाहिए। सब कुछ समानता पे आ जाएगा। जो भी हम धार्मिक अधिकारों की भी बात कर रहे हैं वो भी समानता पे आ जाएगी। अगर मौलवी को सैलरी मिलेगी तो आपके इसको पादरी को सैलरी मिलेगी, मौलवी को मिलेगी, तो आपके मंदिर में बैठे हुए जो पुजारी जी हैं उनको भी सैलरी मिलेगी। हर चीज़ इक्वल हो जाएगी और वही होना चाहिए मुझे लगता है। तो मैम इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ज़्यादा होंगे। नहीं, और लॉज भी आप देखिए आज की डेट में मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग बना हुआ है, हिंदू पर्सनल बोर्ड अलग है, ठीक है। मुस्लिम महिलाएं उसकी वजह से कितना सफ़र करती है जी। उसको इक्वालिटी का अधिकार नहीं मिलता। राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर शी इज़ नॉट गेटिंग इक्वल राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती उसको एडॉप्शन का अधिकार नहीं है उसको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। ट्रिपल तलाक जैसी बातें तो आपने देखी ही हैं, हलाला जैसी बातें तो आपने देखी ही हैं, जहाँ पे एक महिला को फोर्स किया जा रहा हो एक रात के लिए ज़बरदस्ती किसी अननोन इंसान के साथ सोने के लिए या ऐसा करने के लिए, एक ऐसा नियम जिसमें कि एक काइंड ऑफ रेप होता हो,
दैट वाज सो टॉर्चरस, राइट? तो ये जो अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं, अलग अलग, एक देश एक कानून, एक शिक्षा अधिकार, ये होना चाहिए। मैम, जैसे आपने ट्रिपल तलाक की बात की, तो जैसे ट्रिपल तलाक के ऊपर जब हमारा डिसीज़न आया कि अब ट्रिपल तलाक भी ऐसे नहीं होगा जैसे फ़ोन पे फ़ोन किया और तलाक हो गया, लेकिन आज भी मैम आपको क्या लगता है कि कितनी औरतें आज भी उनको उतना उस चीज़ का रिलीफ मिल रहा है या नहीं, या आज भी वो उसी तरह से सफ़र कर रही हैं? देखिए, पिछले विधानसभा इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि महिलाएं निर्णायक रही हैं सरकारें बनाने की। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ हिंदू महिलाएं वोट कर रही हैं? मुस्लिम महिलाएं भी तो वोट कर रही होंगी किसी को जिसने उनके बारे में सोचा होगा। जी मैम, वोटिंग की अगर हम बात करें, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम लोग वोटिंग की बात कर रहे हैं, बट एक व्यक्ति जो चाहेगा कि मुझे दिन रात का खाना मिल जाए, सोने को मिल जाए, पानी मिल जाए, मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए, मुझे मतलब नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप अवेयर करेंगे कि जाओ वोट दो, वोट सबका अधिकार है, आप भी अपनी तरीके से अपनी सरकार चुनिए। तो मैम, हम उनको ये नहीं बोल रहे कि आप इस पार्टी को दो या उस पार्टी को दो, हमें बोलना आपको वोट क्यों देना है, क्यों ज़रूरी है। तो जब हम इस चीज़ के लिए अवेयर करेंगे इस लेवल पे जाके, तो आप क्या उनको ऐसा बोलना चाहेंगे, क्या बातें उनको बताना चाहेंगे कि आप वोट क्यों दो और क्यों ज़रूरी है? आप वोट ये सोच के ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके सभी ऑडियंस से बोलना चाहूँगी कि आपको कैसा कल का भारत चाहिए, स्वच्छ चाहिए या गंदा चाहिए, पढ़ा लिखा भारत चाहिए या प्रोग्रेसिव चाहिए या पिछड़ा हुआ भारत चाहिए। आपको वो भारत चाहिए जहाँ पे हम बंडलों कैश लेके घूमते थे और उसमें धांधली होती थी, या फिर QR कोड वाला भारत चाहिए? आपको डिजिटल भारत चाहिए या फिर सफरिंग भारत चाहिए? बट मैम, जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास शायद एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, कैमरा मैं आपसे बताना चाहूँगी, जो आपकी ये एक मिथ है, सबसे ज़्यादा जो वोट करता है, जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो वाइट कॉलर जॉब्स में हैं या MNCs में काम कर रहे हैं या बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो शायद बहुत गर्मी होने की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते। जो मैक्सिमम ऑफ वोटिंग होती है आज के भारत में भी, वो ग्रामीण इलाकों से ही होती है और अत्यधिक वोट करने ग्रामीण व्यक्ति ही पहुंचता है। लंबी लंबी कतारें आपको गांव में दिखेंगी वोट करने वालों की, वहीं आप शहर के वोटिंग बूथ पे जाकर के देखिएगा। तो मैम, हमारा मैसेज यानी कि वाइट कॉलर वाले लोगों के लिए होना चाहिए कि उन्हें क्यों वोट देना चाहिए, उनके लिए। मैंने इसीलिए बोला कि उनको क्या चाहिए, उनको प्रोग्रेसिव भारत चाहिए या गंदा भारत चाहिए। आप जाइए आज से 10 साल पहले रेलवे स्टेशन को जरा आंख बंद करके सोचिए कैसा होता था। मनो कचरा पड़ा होता था, बहुत बदबू आती थी। आप बसों की हालत देखिए ज़रा जा कर के। आप याद करिए कि अगर आपको लाखों रुपए किसी को देने होते थे तो आपको सोचना पड़ता था कि मैं इतना कैश कैरी करके कैसे ले जाऊं। आज क्या करते हैं, आप अपना फ़ोन उठाते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये क्रांति कैसे आई? वोट तो इंसान तब देगा ना जब वोट वाला इंसान बैठा हो। बीजेपी तो पूरे विपक्ष को खत्म करने पे लगी है। वोट किसको दें? केजरीवाल जी अंदर है। मैं बात करूं तो ठीक इलेक्शन से पहले उनके कार्यकाल 10 साल का था, केजरीवाल का भी, ठीक है। इस 10 साल में ठीक इलेक्शन से पहले उनके ऊपर ईडी बिठा दी गई और ऑल ऑफ सडन एक ईडी में भी एक लॉ पास कर दिया गया कि अनटिल जब तक आप अपने आप को गिल्टी घोषित अगर आप नहीं है, अगर आप इनोसेंट हैं, अगर आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर पाए तो ही आपको बेल है, अदरवाइज आपको बेल भी नहीं मिलेगी। तो ये ऑल ऑफ सडन ये लॉ कैसे आ गया एंड ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें कैसे हो गई? काफ़ी लंबा टाइम हो गया केजरीवाल को अंदर, उनको अभी तक एक सिंगल बेल नहीं मिली। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो एजेंसीज काम कर रही है, ये एजेंसीज अपने क्राइटेरियाज पे काम करती हैं और हम बात तब करेंगे कि जब एजेंसीज के फाइंड आउट करने पर कुछ ना मिले। आपको क्या लगता है कि ये नीति कि एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल मुफ्त, ये कितनी अच्छी नीति थी देश के लिए या ये लोगों के लिए? क्या महिलाओं को उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही थी?
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि पीने के बाद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और क्या किस प्रकार का संदेश दे रहे थे? बिलो 18, आई गेस 21 वॉज द एज ऑफ अलाउइंग एनीबडी टू हैव अल्कोहल, लेकिन 18 वर्ष कर दी गई वो। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ। संपूर्ण राष्ट्र में उसका आक्रोश दिखाई दिया था। राजधानी एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे देश के लोग पढ़ने आते हैं, और ऐसी जगह में अगर इस प्रकार के नियम लगाए जाएंगे, इस प्रकार की चीज़ें लाई जाएंगी, तो आपको लगता है कि देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा? तो ऐसे में तो मैम, जैसे कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे तो हर तरीके के सब्सटेंस भी लीगल है, तो ऐसा तो नहीं कि वो कंट्रीज़ अभी उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही हैं। ग्रोथ आप इसे किसे कहते हैं? कल को अगर हमारा युवा अपने आप को बर्बाद कर देगा तो आपके देश की अर्थव्यवस्था, आपके देश की सुंदर बिल्डिंगें क्या करेंगी? आपको क्या लगता है यूएस में आज की डेट में या कनाडा में आज की डेट में बहुत सारे सब्सटेंस लेने के लिए उन्होंने बूथ बनाए हुए हैं। हम यहाँ ये समझते हैं कि उन्होंने वो बूथ इसलिए बनाए हैं कि वो बढ़ावा दे रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी गलत चीज़ को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा गलती होती है। अगर हम चाहे कितनी भी प्रोग्रेसिव देश बन जाए, आज की डेट में बहुत सारे आप वीडियोस ऐसे देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं जिसके अंदर यूएस का बहुत बुरा हाल है। लोग अपनी जॉब छोड़ करके, अपनी सारी चीज़ें तबाह करके रोड्स पे पड़े हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर के उनकी स्किन तक सब बर्न हो चुकी है ड्यू टू सब्सटेंस। हम किस प्रोग्रेसिव भारत की बात करना चाहते हैं? अगर हम खुद ही नहीं बचेंगे, हमारा यूथ नहीं बचेगा, तो हम क्या किसके लिए बना रहे हैं ये सब? मैम, अभी राहुल गांधी जी का एक भाषण आया था कुछ टाइम पहले, और उन्होंने राम मंदिर को लेके कुछ बोला कि हमारे राष्ट्रपति जी को इनविटेशन तक नहीं दिया क्योंकि वो दलित थे। दूसरा, उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी कि ये जो मोदी जी हैं, ये समुंदर के नीचे जाके बिगर पंडित के पता नहीं क्या कर रहे थे। और इस तरह के स्टेटमेंट जो उन्होंने दी कि भैया लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है धर्म के नाम पे, तो ये कितना जायज़ था? मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में कितनी ठीक है और कितनी गलत है? देखिए, ऐसा है कि इससे पूर्व आपने तो इस स्टेटमेंट की बात करी, मैं एक और स्टेटमेंट की बात करती हूँ। एक विषय पे मेरी डिबेट हो रही थी और बोला गया कि अभी जो पार्टी सत्ता में है, कि सत्ता पक्ष की वैक्सीन जब लोग मर रहे थे और उनको दवाई की आवश्यकता थी, तो ऐसे भी कुछ राजनेता थे जिन्होंने भ्रामक करने के लिए लोगों को बोला कि सत्ता पक्ष की वैक्सीन तो हम नहीं लगाएंगे, आप भी मत लगवाइए। तो ये जो राजनीतिक टसल है या लड़ाई है, उसको मुझे लगता है काफ़ी बौद्धिक विचारों की आवश्यकता है। दूसरी बात, मैं राहुल गांधी जी की बात पे आती हूँ कि वो जो उन्होंने आरोप लगाया था वो खंडित था। आपको स्वयं पता होगा कि आपने देखा होगा कि वो एक गुमराह करने वाली बात थी। तीसरी बात पे आती हूँ कि अगर देश का नायक जो है अभी लोगों द्वारा चुना गया, अगर वो पानी के नीचे जा रहा है, तो क्या आप एक बात बताएं, क्या आप स्नॉर्कलिंग करने कहीं विदेशों में नहीं गए हैं? आपने सुना है ऐसा कुछ एक स्पॉट होता है स्नॉर्कलिंग, राइट? बट वो जो मैं जो बता रही हूँ, अब सुनिए, देयर इज ऑलवेज काइंड ऑफ टूरिज्म, राइट? हेल्थ टूरिज्म, ठीक है, डिवोशनल टूरिज्म। मोदी जी का विजन क्या है, पहले उसको समझना आवश्यक होगा। क्या वो ऐसा तो नहीं कर रहे कि एक अंडर वाटर प्लेस डेवलप कर रहे हो जहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए जाएं? द्वारका जो कि डूबी हुई है समंदर में, उसको पुनर्जागृत करने की बात चल रही है अगर, तो उसमें क्या बुराई है? मुझे लगता है कि इस प्रकार के एडवेंचर हमारे देश में होने चाहिए जो हमारे देश के इतिहास से जुड़े हुए हों, जिसमें युवा और ज़्यादा प्रतिस्पर्धा के साथ भाग लेंगे। उनको अच्छा लगेगा जाकर के, वो अंडर वाटर स्पोर्ट्स भी करके आएंगे और अपने इतिहास को भी जानेंगे। जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उसमें मैंने समझा था कि जब भी सरकार बनती है या जब भी आप कोई भी पॉलिसीज़ लेकर आते हो, और आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन भी किया, वो हमेशा
जो रूरल, जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए होती है। जैसे आपने खुद ही बोला कि एक वाइट कॉलर वाला आदमी कभी उठ के अपने एसी के उससे निकल कर बाहर वोट करने नहीं जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी आपने ये जवाब दिया कि जब हम गवर्नमेंट उनके लिए बना रहे हैं तो उनके लिए ये मुद्दे कि उनके पास 2 वक्त की रोटी हो, उनके पास रोजगार हो, उनके पास शिक्षा हो, उनके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, उस पर फोकस करना मेरे हिसाब से ज़्यादा जरूरी, क्योंकि हम जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, जो जितनी भी आप पॉलिसियाँ उठा के देख लीजिए, ये बनती उन्हीं के लिए है। जो पॉलिसी का, जो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी पॉलिसी का अपनी लाइफ में मैंने कुछ वो लिया होगा, कोई लाभ लिया होगा, लेकिन हाँ, अगर हम जितनी भी पॉलिसीज़ की बात करें, ये सारे लोग उनको ज़्यादा उसका बेनिफिट लेते हैं, भले वो किसान हो, भले वो फिशरमैन हो, इनके लिए ये पॉलिसीज़ बनती है। तो मुझे लगता है ये, आपको क्या लगता है कि ये सारे मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होंगे? देखिए, आपको भी मालूम है कि अभी मुफ्त राशन किसको बांटा जा रहा है? सबको, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको प्रधानमंत्री योजनाओं द्वारा राशन दिया जा रहा है। दूसरा, आयुष्मान। कब ऐसा हुआ था कि एक गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति के पास में एक 5 लाख का कार्ड होता था कि जब वो बीमार पड़े, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत हो, उसको हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत हो, तो वो हॉस्पिटल में जाए और वो कार्ड दिखाए और 5 लाख का इलाज उसका हो जाए, जो कि अलग अलग अवस्थाओं में है ऑफ कोर्स। तो आप देखिए कि जो पॉलिसीज़ बन रही है, जो चीज़ें आई हैं, जो डेवलपमेंट आया है, उन्हीं के लिए आया है। बीच में पहले कितने सारे ऐसे स्कीम्स चलते थे जहाँ पे कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी ने भी बोला था कि जब हम पैसे 100 रुपये बांटते हैं तो लोगों तक 60% पैसा पहुंचता है, 40% तो इधर उधर बट जाता है। हाँ, 10 पैसा पहुंचता है। ठीक है जी। तो आप याद करें वो स्टेटमेंट। आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में डिजिटल इंडिया की वजह से डायरेक्टली खातों में पैसे जाते हैं। आज की डेट में हर घर में शौचालय है, महिलाओं को सुबह भोर में 4 बजे उठ करके भागना नहीं पड़ता। आज के देश में स्वस्थ भारत है। आज के डेट में उज्ज्वला योजना है, जिससे कि औरतों को अपनी आंखें नहीं फोड़नी पड़ती है। वो चॉइस है उनकी कि वो चूल्हे पे बनाए या गैस पे बनाए, लेकिन मजबूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि नीतियां अच्छी आ रही हैं और लोगों को बढ़ चढ़ के सुझाव देना चाहिए, और आप जैसे बौद्धिक लोगों को भी सुझाव देना चाहिए, जिससे कि हम जब चर्चा करते हैं वो चर्चाएं सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं, और वहीं से कहीं ना कहीं आइडिया उठाए जाते हैं। जी, इस बार मैम बहुत सुनने में आ रहा है 400 पार, इस बार 400 पार। तो मेरा ये मतलब लाइक, मैं या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्हें पता है कि 400 पार कैसे पहुंचना है, कि हमारे हाथ में, अब हमारे ही हाथ में तलवार है, गर्दन किसकी काटनी है वो हमारे ही हाथ में है। वो इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं मैम कि 29 के 29 स्टेटों में कमल खिले? जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो क्या आप सोच के जाते हैं कि आप फेल होकर के आओगे? तो आप यही सोचते हो ना कि मैं तो ये सोचूंगा कि मैं टॉप करूं, या सोचूंगी कि मैं मेरिट में लेकर के आऊं अपना नाम। जी, राइट। तो ये मुझे लगता है कि ये उनकी अपेक्षा है जो लोगों के सामने बोल रहे हैं। और पूरा नॉर्थ बेल्ट अगर हम उठा के देखें, और अगर पूरा नॉर्थ बेल्ट भी अगर कवर हो जाता है, साउथ में से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है, अन्नामलाई और अभी जो आंध्रा में नए प्रत्याशी उन्होंने खड़े किए हैं, कुछ ऐसे चेहरे खड़े किए हैं जो बहुत ही क्रांतिकारी दिखते हैं, तो कुछ परिवर्तन तो आया है। बाकी रामलला की कृपा भी है कुछ जो दिख रही है। जी जी मैम, ये कितना ठीक है, क्योंकि मैंने मेरे इतने लंबी जर्नी में लाइफ की, मैंने ये नहीं कभी भी देखा कि आपको पता ही नहीं है एक दिन पहले कि अगले दिन सीएम कोई और हो गया। हरियाणा की बात करूँगी मैं। हरियाणा में खट्टर जी थे एंड ऑल ऑफ सडन सैनी जी आए रातों रात। उसका रीज़न क्या रहा, मतलब उसका रीज़न क्या था? खट्टर जी की आयु कितनी है पता नहीं है मैम मुझे, बट हाँ काफ़ी बुजुर्ग लगते हैं। आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ एक परिवार के ही लोग जहाँ जहाँ बैठे थे
चाहे वो इस पार्टी की हो या उस पार्टी की हो या कोई भी पार्टी की हो। ठीक, इलेक्शन से पहले क्यों, इलेक्शन तक का वेट क्यों नहीं? कितनी बार आप चाहेंगे कि एक ही सीएम रिपीट होता रहे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप जैसे, हम जैसे आने वाले बहुत सारे बच्चे इस देश की संसद में और इस देश की राजनीतिक क्षेत्र में जाएं और आगे कुछ काम करें? जब एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो हटेगा नहीं तो दूसरे के लिए प्लेस कैसे बनेगी? मैम यहाँ फिर मैं आपसे एक और थोड़ा सा एक सवाल और करना चाहूँगी, नोटबंदी। तो नोटबंदी ठीक यूपी के इलेक्शन से पहले क्यों हुई? क्योंकि इतना बड़ा स्टेट था और ये पैसे की राजनीति है, ये उस पैसे से खरीदी हुई दारू की राजनीति है, उस पैसे से लोगों के वोट खरीदे जाते हैं। अब वो पैसा ही नहीं रहा तो फिर वो एक इतना क्लियर कॉन्सेप्ट था कि पैसा ही नहीं रहेगा तो कौन क्या खरीदेगा। तो वो आपको क्या लगता है कि वो क्यों हुआ उस वक्त पे नोटबंदी? अभी कुछ ही महीने पूर्व छत्तीसगढ़ में कुछ पार्टियों के कुछ पदाधिकारियों के यहाँ से अरबों रुपए मिले एजेंसियों को। तमिलनाडु में मिले गाड़ियों में भरे हुए पैसे। जी। तो पैसे नहीं है ऐसा तो नहीं है, पैसे तो हैं, आ गए ना पैसे वापस। दूसरी बात, आज पाकिस्तान भूखा क्यों मर रहा है और उसके पास आटा भी खाने के पैसे नहीं है? आपको क्या लगता है उसका रीज़न क्या था? पाकिस्तान में नोट छपते थे और यहाँ आते थे, आज उनका धंधा बंद है जी। इसलिए आज उनके पास में इतनी भुखमरी है कि वो आटा भी उधार लेकर के खाना पे मजबूर है। तो मुझे लगता है कि नोटबंदी एक अच्छा मूवमेंट था और इस प्रकार की चीज़ें क्या आक्रमण प्लान करके किया जाता है, लेकिन क्या बता के किया जाता है? राजनीति और कूटनीति में अंतर होता है। कूटनीति बंद कमरों में बनाई जाती है और राजनीति खुले मैदान में की जाती है। मैम जैसे कि अभी न्यूज़ में है कि कर्नाटका में जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो 12% है करीब, और पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन को ओबीसी कोटा दे दिया गया और ठीक वोट से पहले। और ये मतलब कांग्रेस ने ठीक वोट से पहले ये कोटा जो दिया है, ये वोट बटोरने का तरीका है या फिर वो वाकई में मुस्लिम्स के हित में कुछ करना चाहते हैं? लेकिन इसमें एक और सवाल मेरा ये है, तो वहीं पे 11% ईसाई भी हैं, तो वो कोटा ईसाइयों को क्यों नहीं मिला? देखिए, फरवरी 2024 में एक रेजोल्यूशन पास किया इन्होंने कि जो एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ सेंटर्स हैं उसको ये लोग ऑथराइज कर रहे हैं फॉर लाइफ टाइम। अब पहली बात तो हम जब जितनी भी माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ का डेटा या डिटेल्स कैसे आएगी? जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स दिखाने की, तो क्या हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं? माइनॉरिटीज़ क्या है? 1%, 2%, 5%, 10%, ये पता कैसे चलेगा? जब डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए जाते तो माइनॉरिटीज़ कैसे पता चलेंगी कितनी माइनॉरिटीज़ हैं? दूसरी बात, ये प्योरली माइनॉरिटी अपीजमेंट है जो नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम विमेन और मैन इक्वालिटी की बात करते हैं, हम पीपल इक्वालिटी की बात करते हैं, सिटीजन इक्वालिटी की बात करते हैं, एजुकेशन इक्वालिटी की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपीजमेंट है और ये नहीं होना चाहिए, और ये वोट बैंक की राजनीति ही है प्योरली, जो बहुत गलत है। और इससे मुसलमानों को सच में कितना फ़ायदा हुआ है आपको लगता है? पिछले 60 साल से मुसलमान किस स्थिति में था भारत का? मैं भारत की ही बात करूंगी कि भारत का मुसलमान किस स्थिति में था। क्या भारत के मुसलमान सच में IAS IPS उस लेवल के बन रहे थे? क्या भारत के मुसलमान डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे? क्या भारत के मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर था या नहीं था? और अगर आज भारत के मुसलमान को ये स्लोगन दिया जाता है, ये फैसिलिटी दी जाती है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट आज हो रहा है, अपीजमेंट बहुत पहले से चल रहा था। मैम जैसे अभी एक गठबंधन हुआ था INDIA, जिन्होंने नाम दिया इंडिया इस गठबंधन को, तो ये जो गठबंधन हुआ वो जितना जल्दी गठबंधन हुआ उतना जल्दी टूट भी गया। तो उसका क्या कारण था कि ये गठबंधन क्यों हुआ
और वो फिर इतनी जल्दी क्यों बिखर गया? देखिए ऐसा है कि घटक दल हम बात करते हैं, घटक दल, छोटे छोटे दल, ठीक है। क्या होता है, क्षेत्रीय दल होते हैं, प्रादेशिक दल होते हैं और राष्ट्रीय दल होते हैं। अब इसके अंदर हम आते हैं कि जो क्षेत्रीय दल, जो बड़ी पार्टीज होती हैं, द बिग क्रोकोडाइल्स हम बात करें, ठीक है, बिग क्रोकोडाइल्स आर टेलिंग टू द स्मॉल फिशेस दैट वी विल protect you, we will cover you. At the end of the day, they are going to eat them. Right? तो यही हुआ, अपने अपने क्षेत्र में सभी छोटे और घटक दल जीतना चाहते हैं। सभी ये चाहते हैं कि वो अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाए, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते जब ऐसे छोटे घटक दलों को एक साथ लाया जाता है तो वैमनस्यता, प्रतिस्पर्धा, मतलब a race of winning would be definitely high. अब in that case ये गठबंधन तो हो ही नहीं सकता था, पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। एक पार्टी जिसके की 7 प्रत्याशी हों, एक पार्टी की जिसके 15 प्रत्याशी हों, एक पार्टी की जिसके 2 या 5 प्रत्याशी हों, वो पार्टियां आकर के एक ऐसी पार्टी में जुड़ जाती हैं जिसके की किसी समय में बहुमत से सरकार बनी हो। तो ईगो क्लैशेस कहाँ होंगे, प्रायोरिटीज कहाँ होंगी, एक्सपेक्टेशंस कैसे मैच होंगी? तो इंडी गठबंधन, मैं इंडिया भी नहीं बोलूंगी, इंडी गठबंधन जो हुआ था और जो नाम यूज हुआ इंडिया गठबंधन, वो उतना ही वेग था जितनी की एक्सपेक्टेशंस थी, जितनी की डिलीवरीज थी, जितनी के एक दूसरे के साथ में वैचारिक बद्धता थी। मैम, जैसे बोला जाता है कि अगर बीजेपी दोबारा से सत्ता में आ गई तो एक वर्ड है सेक्युलरिज्म, ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से हट जाएगा, ये कहना है बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे लोगों का। इसमें आपको क्या सच्चाई नजर आती है? मैं पूर्व में भी आंसर आपको इस बात का दे चुकी हूं कि सेक्युलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। या तो आप भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का और हर व्यक्ति को समान अधिकार दो, तब आप धार्मिक अनुसार पे किसी को कोई वरीयता नहीं दे रहे हो, किसी को कोई प्राथमिकता नहीं दे रहे हो, किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, राइट? अगर आप धार्मिक आधार पर प्रायोरिटी दे रहे हो तो धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो पिछले 60 साल से यही चलता आ रहा है कि धार्मिक रूप से प्रिविलेजेस दी जा रही है, धार्मिक रूप से फैसिलिटी दी जा रही है, मुसलमानों को वरीयता दी जा रही है, ईसाइयों को वरीयता दी जा रही है, सिख जिनको दी गई लेकिन उन्होंने ली नहीं, अभी तक नहीं ली। एंड आई रेस्पेक्ट दैट कम्युनिटी बिकॉज वो सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। सिख के बारे में हम थोड़ा सा पास में जाएंगे क्योंकि अभी ये टॉपिक में ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि जब एक सामान्य परिवार का सबसे पहला बच्चा या सबसे पहला लड़का होता था, वो बलिदान के लिए दिया गया था, तब सिख कम्युनिटी बनी थी और वो इस राष्ट्र के धर्म को बचाने के लिए दिया गया था जी। तो सिख जो है वो एक पंथ है जो कि सनातन से ही निकला है जी। तो बात यहाँ पे आती है कि धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है, अर्थ समझिए, धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कि धर्म के अनुसार कुछ भी ना किया जाए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। लेकिन पिछले 60 से 65 सालों से जब से देश आज़ाद हुआ है, धर्म के अनुसार ही चीज़ें हो रही हैं। धर्म के अनुसार हमारे देश का बंटवारा हुआ जी। धर्म के अनुसार आज भी जॉब्स दी जा रही है, तो फिर कैसे हुआ धर्मनिरपेक्ष? जैसे आपने बोला, अभी हमने सेक्युलरिज्म की बात की, अभी बात करते हैं कि जब इलेक्शंस होता है, इलेक्शंस होते हैं तो हम कैसे चूज करें कि हाँ इस नेता को या इस पर्सन को हमें जाके वोट देना चाहिए। तो आपके हिसाब से एक वोटर के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिसको वो फॉलो करके कि हाँ ये चीज़ मिल रही है, ये चीज़ टिक मार्क हो रही है, तो अब मैं जाके इस पर्सन को वोट दूंगा?
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एटमॉस्फेयर सबसे पहला। दूसरा बात करते हैं एजुकेशन। तीसरा बात करते हैं एक्सपीरियंस। ये 3 चीज़ें हमेशा दिमाग में होनी चाहिए एक वोटर के, कि हम किसको वोट करने जा रहे हैं, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और उसका सोशल एनवायरनमेंट में दबदबा कितना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, इरिस्पेक्टिव कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हर छोटे छोटे जगह से Yes. लोग अपने चूज करते हैं अपने लीडर को। तो जैसे अब आपने बोला कि हमें उसका सोशल एनवायरनमेंट देखना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस देखना चाहिए, उसकी एजुकेशन देखनी चाहिए, लेकिन आप इस बात से आप सहमति देंगे कि इंडिया में जो मैक्सिमम लोग जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, वो ना उनमें वो एक्सपर्टीज़ होता है, ना उनमें वो एजुकेशन होती है, क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका अलग होता है, जो आप मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का देखेंगी। तो इस सिनेरियो में आपको नहीं लगता कि जो एक हम बात करते हैं टेक्नोक्रेट्स की, मान लीजिए अगर एक एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो आप किसी टीचर को, किसी प्रिंसिपल को अगर उस पोस्ट में कैंडिडेट के लिए खड़ा करते हैं, या मान लीजिए एक एनर्जी की अगर कोई डिपार्टमेंट है तो उसमें कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति जिसने ऑलरेडी 20-15 साल उस डिपार्टमेंट को दिए हो, जब ऐसे लोग आपको लगता है कि कैंडिडेट बनेंगे तो क्या आपको लगता है कि चेंज आ सकता है, और ऐसे लोगों को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, हम जब एक छोटी सी जॉब लेने के लिए जाते हैं कहीं पे भी, तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस पूछा जाता है। ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, ठीक है। इस काम में डेफिनेटली हमें एक्सपीरियंस चेक करना चाहिए। एज अ वोटर आई एम टेलिंग कि हमें चेक करना चाहिए कि लोगों के अंदर जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, और बहुत आवश्यक है ये चेक करना। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल वोटर को इस चीज़ को चेक करना चाहिए। दूसरी बात, आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था कि चाहे किसी भी पार्टी से हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ कि पार्टी के मोटिव्स क्या हैं। कोई भी व्यक्ति जब किसी बड़ी संस्था के साथ जुड़ता है तो वो बड़ी संस्था उस सिस्टम के रूल्स डिसाइड करती है, मैरिट्स और डीमेरिट्स डिसाइड करती है। बहुत बड़ी बड़ी पार्टी जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, जो बाहर के विदेशों में आप देख सकती हैं, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे कि मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं उन पार्टीज़ की, वो करना क्या चाहते हैं। क्या वो सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग चाहते हैं अपने पॉलिटिकल एम्बिशन से, या फिर राष्ट्र को कुछ बनाना चाहते हैं, नेशन बिल्डिंग चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी की वैल्यूज़ भी ध्यान रखें, साथ में क्रेडेंशियल्स भी ध्यान रखें प्रत्याशियों का, और उसके बाद में वोट्स ज़रूर करें। लेकिन ऐसा कहा जाता है मैम कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपके पास बहुत सारा बैकअप होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन डिमांड करता है आपसे कि आप बहुत ज़्यादा मनी इन्फ्यूज़ करो, आप अपनी मार्केटिंग के लिए करिए, अपने प्रचार के लिए करिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो कितना ये सत्य है कि अगर आज मेरे पास वो बैकग्राउंड नहीं है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो क्या कोई भी व्यक्ति सोच सकता है इलेक्शन लड़ने का? देखिए, मैं वापस जाती हूँ, भारतीय जनसंघ जब डेवलप हुआ था, जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी है, गरीब से गरीब लोग, और वो बैलगाड़ी पे बैठ करके और प्रचार करने जाते थे। उनके पास में उस समय गाड़ियां नहीं होती थी। और आज की डेट में हम अगर बात करते हैं तो हमने बहुत सारे, दिल्ली में भी प्रचार देखे होंगे कि ऑटो रिक्शा में एक छोटा सा भोंपू लगा करके, है ना। मैं सबको इसलिए बोल रही हूँ भोंपू, क्योंकि एवरीबडी, द लेमैन अंडरस्टैंड दैट स्पीकर, जो एक बड़ा सा गोल सा लगा रहता है और बोलते हैं आपके हम स्तर को बदल देंगे, हम आपके एरिया को साफ कर देंगे, हम आपकी ये डिमांड्स पूरी कर देंगे, और वो आवाज़ें गूंज रही होती हैं। तो उस समय मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ जो ग्रो करती है, वो ध्येय, वो इमोशन, वो उस समय का जो मोटिव होता है, आपका ध्येय क्या है, उसके ऊपर ग्रो करती है। कोई भी पार्टी जब काम करती है या कोई भी सिस्टम जब काम करता है, तो देयर आर 2 थिंग्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, इमोशनल एंड मटीरियल. Material doesn't work at times if you connect people with emotion.
इमोशन इज इम्पॉर्टेंट। आप क्या इमोशंस को टच कर पा रहे हैं? नॉर्मल लोगों के, उनकी परेशानियों को समझ पा रहे हैं? क्या आपने वो जीवन जिया है कभी? क्या आप उस लेवल के स्ट्रगलिंग फेज से गए हो? अगर आप उस लेवल के स्ट्रगलिंग फेज से नहीं गए हो तो आप नहीं समझ पाओगे। तो मुझे लगता है कि नेता वो होना चाहिए जो जमीन पे उतरे, सिर्फ चुनाव के समय में नहीं। वही मैं कहने वाली थी आपसे, मीडिया के सामने तो सब ज़मीन पे क्या पता नहीं कहाँ उतर जाते हैं, पर पर्दे के पीछे क्या चलता है वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। को वही बोल रही हूँ कि एक किसान का बेटा, एक टीचर का बेटा, एक पियोन का बेटा, एक सफाई कर्मी का बेटा या बेटी, अभी रिसेंटली एक जज के यहाँ पे खाना बनाने वाली एक लेडी थी, उसकी बेटी ने जुडिशरी में टॉप किया यूपी में। ये रिफॉर्म चाहिए ना हमें, ये रिफॉर्म हमें चाहिए जहां हम ऊंचा नीचा छोड़ दें, आर्थिक जो सामंजस्य है उसको हटा दें, कि आर्थिक जो एक बैरिकेड लगा हुआ है कि भाई बड़े घर के लोग ही सिर्फ आएंगे पॉलिटिक्स में, नहीं। मैम जैसा आपने बोला ऊंचा नीचा छोड़ दें, यहाँ तो इंसान को इंसान ना समझा जाए। मैं बात करना चाहूँगी LGBTQI कम्युनिटी की। LGBTQI कम्युनिटी मैम कम से कम 12 करोड़ का आबादी है भारत में, उनके भी अपने एक वोट बैंक है। उनके लिए जो सरकार ने किया, मात्र वोट लेने के लिए सिर्फ आधार कार्ड में उनका अदर्स ऐड कर दिया, बस। इसके अलावा इस कम्युनिटी के लिए कभी किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी भी पार्टी की बात मैं करें, चाहे आपको वो आश्वासन देती हूँ कि जिस समय मुझे थोड़ी सी भी पावर होगी, ये 12 करोड़ लोग इस भारत को परिवर्तन करने की और एक नया भारत ही नहीं, एक नया विश्व क्रिएट करने की पावर होगी। क्योंकि आप देखिए, वापस जाइए थोड़ा सा अपने इतिहास में, आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में शिखंडी नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। पढ़े मैम या अर्जुन ने भी ब्रह्मला रूप अपनाया था। जी। क्यों अपनाया था? क्योंकि अहंकार कम हो। मैं शूरवीर हूं, मैं पुरुष हूं। इस अहंकार को कम करने के लिए परमात्मा ने उन्हें उस स्थिति में, उस अवस्था में डाला था। तो ये कम होगा और कम होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा और, बहुत दूर नहीं, थोड़ा सा और आगे के इतिहास में लेकर के आती हूँ। जब मुगल इस भारत में आए थे तो हरम व्यवस्था होती थी। उस हरम व्यवस्था के अंदर महिलाएं पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व से लाई जाती थी और उनका मैनेजमेंट जो करता था वो LGBTQ करता था। और वो व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती थी कि जहाँ पे जाकर के जो इंफॉर्मेशंस, जो पावर, जो चीजें लीक होती थी और सत्ताएं बनती थी और बिगड़ती थी, वो सारा LGBTQ के द्वारा होता था। इट इज सच ए पावरफुल कम्युनिटी एंड आई से रिस्पेक्टफुल, बिकॉज हमारे अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है। अर्धनारीश्वर कौन है? आधे शिव और आधी पार्वती। तो आप सोचो कि हमारे यहाँ तो उनको पूजा गया है, इस धरती में अर्धनारीश्वर को पूजा जाता है। मैं ये चाहती हूँ कि पूरे विश्व में अर्धनारीश्वर को पूजा जाए, उतनी ही सम्मान, उतनी ही प्रेम से, उतने ही सौहार्द से उनको देखा जाए और उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। वो शायद हम सामान्य लोगों से कहीं ऊपर है। बहुत ही अच्छा आपने अभी बताया हमें हिस्ट्री के बारे में।
मेरे मन में ना एक सवाल रहता है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इनफैक्ट सारे यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का कितना रोल होता है एक वोटर का जो डिसीजन हो उसको इन्फ्लुएंस करने में? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, अगर हम एक रील देख रहे होते हैं तो बार बार अगर वो एक पार्टी के अगेंस्ट है तो वही दिखती रहती है, उसी के आसपास का कंटेंट दिखता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो व्यूअर होता है, जो यूज़ करता है, उसका ब्रेन वॉश भी हो जाता है? देखिए, जैसे जैसे डायनेमिक्स चेंज हुए वैसे वैसे मीडिया ने भी चेंज किया है। मीडिया पहले क्या होता था? मीडिया सूचना का एक, कह दीजिए, एक स्तंभ होता था कि लोगों तक सूचना पहुंचाना। उस समय क्या हो रहा है ऑन एक्चुअल बताया जाता था, ठीक है। कुछ समय से या कह दीजिए बड़े लंबे समय से, विदेशों में तो ये हो ही रहा था, कुछ समय से भारत में जब से देश आजाद हुआ उस समय से भी सूचना के साथ में छेड़छाड़ की गई। और सूचना जो है वो बहुत बड़ा स्तंभ है, वो आने वाली राजनीतिक रूपरेखा डिसाइड करता है, उसको बनाता है और उसको बिगाड़ता भी है। सूचना का काम सिर्फ इतना था कि वो सूचना दे, वो न्यूज़ बनाए, ऐसा काम नहीं था। और जहाँ से ये सारी चीज़ स्टार्ट हो रही है, हम सभी जो भी सूचना के क्षेत्र में काम करते हैं या मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके पास में कई बार ऑफर्स आते हैं कि इफ़ यू वांटेड टू बी प्रोजेक्टेड इन टॉप 10 मैगजीन्स, there is a package. Right. If you wanted to project yourself in New York Times, there's a separate package. So आप ये समझिए कि जो न्यूज़ बिजनेस हो गया, वो बिजनेस नहीं था, वो सेवा था, वो अधिकार था। आपको सूचना मिले आपके देश में क्या हो रहा है, वो आपका अधिकार है। जो सूचना दे रहा है वो उसका कर्तव्य है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सूचनाएं बनाई जा रही है। जैसे कि हमने अभी पास में भी बात किया कि श्रीमान राहुल गांधी बोले कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको आमंत्रण नहीं दिया गया राम मंदिर का। वो एक फेक नैरेटिव था और वो साथ में फोटो के साथ जब उनके पास में आया पूरे मीडिया में, तो वो प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार की न्यूज़, जो फेक नैरेटिव वाली न्यूज़ है, उसको हवा देने का काम जहाँ जहाँ किया जा रहा है, वो मुझे लगता है कि न्यूज़ और मीडिया की एक जो प्रतिबद्धता है जनता के प्रति, उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जाता है। वो नहीं होना चाहिए। न्यूज़ और मीडिया को हमेशा अनबायस्ड रहना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा दिखाएं, उसका डेकोरेशन नहीं करें, उसका डिस्टॉर्शन नहीं करे। सो दैट इज़ हाउ कि आपने बात करी कि सब कुछ दिखाया जाता है, तो ये दिखाया तब जा रहा है क्योंकि आप दिखाने के लिए कहीं ना कहीं अग्री कर रहे हो, आप बताने के लिए कहीं ना कहीं अग्री कर रहे हो। देयर हैज़ टू बी अग्रीमेंट टू डिसअग्रीमेंट। मैंने इससे पहले भी बात करी आपसे कि को एग्जिस्टेंस की बात है, जब मेल और फीमेल की बात हो रही थी, यहाँ पे भी वही चीज़ एप्लीकेबल होती है कि को एग्जिस्टेंस की बात है कि आपसे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन आप हैं, इससे मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी जो शख्सियत है, आपका जो एग्जिस्टेंस है, उससे मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं ना, हम को एग्जिस्ट करते हैं, हम इस दुनिया को, इस भारत को, इस देश को इतना ब्यूटीफुल बनाते हैं कि हम साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसी कोएग्जिस्टेंस के उस पे, जैसे आपने बोला कि मीडिया के बारे में, आई थिंक पॉडकास्ट एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे हम रियल न्यूज़, जो सच है, जो कोई नहीं जानता, कोई बात नहीं करता है, इस माध्यम से आप जिस तरीके से आपने बहुत ब्यूटीफुली हमारे साथ ये 1-1.25 घंटा बिताया है मैम हमें, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर, हमारी टीम बहुत खुश है स्ट्रीट टॉक्स की, कि व्यूअर्स को एग्जैक्टली पता चला है कि क्या सच्चाई होती है जो आपसे
इंसाइट्स मिले हैं, आई एम वेरी श्योर कि बहुत ही डिफरेंट परसेप्शन मिला होगा हमारे व्यूअर्स को। सो थैंक यू सो मच जिया जी, ये जो पता ही नहीं चला ये 1-1.25 घंटा आपके साथ कैसे बीता, और अगर समय होता तो हम दोबारा आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहेंगे और किसी विषय पे, बट जितनी सुंदरता से आपने हमारे हर प्रश्न का सवाल दिया है और जितनी क्लैरिटी से जिस तरीके से आपने हमें समझाया है, आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़्यादा आज नॉलेजेबल था। हमारे काफ़ी फैक्ट्स हमें पता चले हैं, काफ़ी हमें कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हुए। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग हमें अपना समय देने के लिए, और ये पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आपका क्रू जो इतना सपोर्टिव है, इतना एंथुजियास्टिक है, और साथ में आप जो चीज़ लेकर के आए हैं, आप जो बात लेकर के आए हैं स्त्री टॉक्स की, एक स्त्री अपने परिप्रेक्ष्य से कैसे दुनिया समाज को देखती है और क्या बदलाव चाह रही है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी व्यूअर्स स्त्री टॉक्स को फॉलो करें, लाइक करें, और इनके आगे आने वाले कंटेंट में आप क्या चाहते हैं ये ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।